चलिए देखते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स, नीतिशास्त्र का सार तत्व। इसमें कई तरह के सिद्धांत देखें हम लोग। सद्गुण सिद्धांत देखेंगे, कर्तव्य सिद्धांत देखेंगे, परिणामवादी सिद्धांत देखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी सिद्धांत है जिनकी बात करेंगे। सद्गुण सिद्धांत की बात किसने की? प्लेटो और अरस्तु ने सद्गुण सिद्धांत की बात की है। जब हम लोग कर्तव्य की बात करेंगे तो गांधी जी ने कर्तव्य को महत्व दिया था। गीता में निष्काम कर्म की बात की गई। कांट का जो थ्योरी है वो मोरलिटी का, वो भी क्या है? ड्यूटी थ्योरी है। तो इसमें कांट, गीता, गांधी को पढ़ेंगे। और कंसेक्वेंशियल थ्योरी, परिणामवादी सिद्धांत जो है, एरिस्टोटल परिणाम की भी बात करता है, इसमें भी आएगा एरिस्टोटल, इसमें भी आएगा। और यूटिलिटेरियन को पढ़ेंगे, उपयोगितावादी को, इसमें मिल और बेंथम को देखेंगे। इसके अलावा कुछ अलग तरह के थ्योरी हैं, जैसे आपका कल्चरल रिलेटिविज्म का हो गया, नैतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत हो गया, एथिकल इगोइज्म की थ्योरी हो गई, प्राइमा फेसिया ड्यूटी की थ्योरी हो गई। तो ये सारे सिद्धांत हम लोग देखेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो के सद्गुण सिद्धांत की। प्लेटो कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति सद्गुणी है तो वो जो भी करेगा सब नैतिक है, उसके नैतिकता की परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है ए मैन विथ वर्च्यू ऑलवेज एक्ट एथिकल, सद्गुण से भरा व्यक्ति हमेशा नैतिक कृत ही करेगा। अच्छा, उसने बहुत बढ़िया से बताया है आदत कैसे बनती है। कोई काम आप बार बार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, और आदत लाइफ स्टाइल का पार्ट हो जाए तो वो करेक्टर बनाती है। और पॉजिटिव करेक्टर जो है यही क्या है? वर्च्यू है, यही सद्गुण है। कहने का मतलब कोई कार्य आप बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, तो वो आपके आदत में शामिल हो जाती है। और आदत अगर जीवन शैली का हिस्सा बन जाए तो वो आपके चरित्र का निर्माण करती है, और सकारात्मक चरित्र जो है वही क्या है? सद्गुण है। और उसने 4 तरह के सद्गुण की बात की, विवेक, साहस, धैर्य और न्यायिकता, ये 4 सद्गुण की बात की। तो विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब ये है कि आप कोई भी निर्णय लेने में क्या करें? तर्क का प्रयोग करें, भावनाओं में मत बह जाइए, यही विवेक है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात की, कोविड में मान लो घर का कोई सदस्य बीमार हो गया, तो आप इमोशनल होने की जरूरत नहीं, भाई उसके पास जाके बैठ जाऊं, नहीं, उससे थोड़ा दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, उसका ध्यान दीजिए, अच्छी बात है। तो भावनात्मक नहीं होना, वहां पे क्या है? विवेक का प्रयोग करना है। अच्छा, एक इंसिडेंस है बुद्ध जी का। बुद्ध जी संगीति में थे, बौद्ध संगीति हो रही थी, उसमें एक आदमी खड़ा हुआ और लगा बुद्ध जी को गरियाने, खूब गाली दिया। जब वो गाली दे दिया तो बुद्ध जी ने कहा कि जाओ उसको प्रसाद दे के आओ। तो वो कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद। तो कहा कि अच्छा तुम नहीं लोगे तो किसके पास रह जाएगा प्रसाद? कहन आपके पास ही रह जाएगा। तो कहन इसी तरह से हमने तुम्हारी गाली नहीं ली। अच्छा, देखो उन्होंने विवेक से कैसा जवाब दे दिया। अगर वो गुस्सा हो जाते, नाराज हो जाते, तो वहां पे संगीत में जो और लोग थे सोचते कि भाई ये क्या ही, ये संयम की बात करता है, ये शालीनता की बात करता है, और खुद जो है वो क्रोधित हो जा रहा है। तो बुद्ध जी ने वहां पे क्या किया? विवेक का प्रयोग किया। और प्रशासन में तो खास तौर पे आपको विवेकशील होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे और उनका विवेक पूर्वक क्या है? उपयोग करना है। और साहस, साहस प्रशासन में तो बहुत जरूरत है साहस की। और साहस नहीं है आपके अंदर तो आप अपने पद के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, इसलिए साहस का बहुत रोल है। आप, कोई आपको डरा धमका के चला गया तो आप उसके फेवर में काम कर दोगे, आप अगर आपके अंदर करेज नहीं है। करेज है क्या? करेज है कि भय पे नियंत्रण प्राप्त करना। फैमिली को कोई थ्रेट दे दिया तो आप कहोगे अरे लाओ काम कर देते हैं, कहाँ कहाँ साइन करना है। तो ऐसा नहीं, आपको साहसी होना चाहिए, वर्च्यू होना चाहिए अपने साहस का। धैर्य, धैर्य क्या है? धैर्य है कि अतिवादी परिस्थितियों में खुद को संतुलित बनाए रखना। धैर्य क्या है? कि प्रबल भावनाओं में बहने से बचना। और यूपीएससी के एग्जाम में धैर्य का तो बहुत महत्वपूर्ण, एक अटेम्प्ट में नहीं होता, 2 अटेम्प्ट में नहीं होता, 3 लोग आखिरी अटेम्प्ट में सिलेक्ट होते हैं। तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्य बना के रखना चाहिए। और लास्ट चीज उसने बोली कि न्याय। अगर ये चारों चीजें हैं तो कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर सद्गुण है। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये चारों चीजें हैं वो नैतिक ही काम करेगा, उसके नैतिकता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये प्लेटो का सिद्धांत है। अच्छा, नैतिकता क्या है? नैतिकता की बात हम कर लेते हैं। नैतिकता है क्या? जस्टिस जो है जस्ट शब्द से बना है। जस्ट क्या है? जो फेयर है, निष्पक्ष है। निष्पक्ष होने का मतलब है कि उसमें बायसनेस नहीं है, पक्षपात नहीं है, उसमें प्रिजुडाइज नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है। अच्छा, पक्षपात हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? एक स्टारलाइट केस विवाद हुआ था, जस्टिस कपाड़िया के सामने स्टारलाइट का मुद्दा आया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं देखूंगा इस
इशू को। कहा क्यों? कहा वो खुद ही उसमें शेयर होल्डर थे स्टारलाइट के, तो उन्होंने कहा मैं नहीं देखूंगा भाई, क्योंकि आप ही पक्ष हो उसमें, तो आप ही निर्णय करोगे तो क्या करोगे, अपने पक्ष में कर लोगे। इसलिए पक्षपात नहीं होना चाहिए और पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा कुछ लोग क्राइम कर लेते हैं, दोबारा उस एरिया में क्राइम हो तो क्या करें, हम जाके उन्हीं को पकड़ लें जो पहले क्राइम किए थे। भाई हो सकता है वो क्राइम ना किया हो, वो बदल गया हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो आप उसी को पकड़ ले जाओगे, तो पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए आपके अंदर। और तीसरा चीज उसने बोला कि तार्किक हो, और क्या है, गैर मनमाना। कहने का मतलब ऐसे नहीं कि जो मन में आया वही बोल दिया वही न्याय है, वो सिंहासन नहीं है विक्रमादित्य का। रीजनेबल होना चाहिए, नॉट आर्बिट्री। तो जस्टिस है क्या? जस्टिस क्या है? जो निष्पक्ष है, पक्षपात रहित है, पूर्वाग्रह रहित है, तार्किक और गैर मनमाना होने की प्रवृत्ति क्या है? न्याय है। अच्छा न्याय की बात कर रहे हैं तो हम लोग नेचुरल जस्टिस की भी बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है क्या। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है क्या? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा नेचुरल जस्टिस की जो बात की थी सबसे पहले जॉन लॉक ने की थी नेचुरल जस्टिस। उसने कहा कि भाई प्राकृतिक अधिकार तो हमारे साथ जन्म से ही जुड़े रहते हैं, जिस तरह त्वचा होती है हमारे शरीर की, उस त्वचा को अलग नहीं किया जाता सकता। जैसे त्वचा हमारे शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे हमारे प्राकृतिक अधिकार आहरणीय है, इन्हें छीना नहीं जा सकता, ऐसा लॉक ने बात की। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या? तो नेमो जुडेक्स इन कासा सुआ, लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। नेमो जुडेक्स इन कासा सुआ का मतलब है कि नो बॉडी कैन बिकम जज इन इन इट्स ओन मैटर। मतलब कहने का मतलब पक्षकार अपने ही मामलों में निर्णय करता नहीं बन जाएगा। जैसे स्टारलाइट केस हुआ था, जस्टिस कपाड़िया ने कहा भाई मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मैं भी क्या हूँ, इसका एक पक्ष हूँ, और मैं देखूंगा तो पक्षपात का आरोप लग सकता है मेरे ऊपर, इसलिए मैं ये नहीं देखूंगा। इसलिए इसमें क्या होना चाहिए कि अच्छा महिलाएं तो खास तौर पे कहती हैं भाई राज्य पे, न्यायालय में, इस सब पे क्या है, पुरुषों का नियंत्रण है। और पुरुष जो क्या है, महिला विरोधी है, तो वो कहती है मेरा गुनहगार ही मेरा जज है। मतलब जिसको निर्णय करना है वो खुद ही मेरा क्या है, अपराधी है, तो वो मेरे निर्णय क्या ही करेगा। और दूसरा है आरडी अल्टरम पार्टम। आरडी अल्टरम पार्टम मतलब रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू अल्टरनेट। जो दूसरी पार्टी है उसको भी क्या है, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अच्छा आपने एक ही पक्ष को सुन के निर्णय कर दिया तो आप सही से न्याय नहीं कर रहे हो। इसीलिए जो विधिक न्याय व्यवस्था भी है उसमें क्या है, वाद प्रतिवाद चलता रहता है। और तो इसमें क्या है, आरडी अल्टरम पार्टम, विपक्षी जो पार्टी है। अच्छा मेनका गांधी का जो केस था, मेनका गांधी के पासपोर्ट अधिनियम जो था, उसमें मेनका गांधी से पूछा ही नहीं गया, उन्हें अपने पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। कोर्ट ने कहा भाई सुनो सुनो उसको, उसकी भी बात सुनो, और उसकी बात सुन के फिर उन्होंने जाने नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि नेमो जुडेक्स इन कासास हुआ आरडी अल्टरम पार्टम। अपने ही मामले में पक्षकार निर्णय करता नहीं हो सकता, और दूसरे को जो है वो उसको भी क्या सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, तभी न्याय हुआ। और अब तो ये भी कहा जाता है कि न्याय हुआ यही काफी नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई? देखो जेल में लोग बंद रहते हैं, उनके मृत्युदंड की डेट आ जाती है, उनको मृत्युदंड दिया नहीं जाता। अच्छा फांसी व्यक्ति को एक बार मिलती है, लेकिन वो फांसी जो ना मिलती है, डेट बढ़ाई जाती है उसकी, तो वो रोज रोज व्यक्ति मरता है। ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय कह रहा है छोड़ो, जाने दो इन लोगों को। अच्छा राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया गया, क्या है, न्याय हुआ यही काफी नहीं है, दिखना भी चाहिए। भाई मानसिक प्रताड़ना का अनुभव होता है, आप डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हो। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हम लोग बात कर रहे थे वर्चू थ्योरी की। सबसे पहले हमने वर्चू थ्योरी में प्लेटो को पढ़ा, अब हम लोग एरिस्टोटल को पढ़ने जा रहे हैं। एरिस्टोटल ने मध्यम मार्गी है, प्लेटो जो था एक्सट्रीमिस्ट था, एरिस्टोटल मध्यम मार्गी है। एरिस्टोटल कहता है कि अधिकता जो होती है, एक्सट्रीम जो होता है किसी चीज का, वो बेकार है, वो क्या है, दुर्गुण है। और कहा कि न्यूनता भी क्या है, दुर्गुण है। कहता है अति भी दुर्गुण है, न्यूनता भी दुर्गुण है। भाई सही क्या है, कह रहा है दोनों के मध्य जो है वही क्या है, सही है। इसी को गोल्डन मेन थ्योरी भी कहा जाता है, स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत कहा जाता है अरस्तु के। कहने का मतलब उसने एग्जाम्पल दिया, कहा भाई दुस्साहस होना मतलब साहस की अति है। अच्छा कोई व्यक्ति कह रहा है बुर्ज खलीफा से कूदने की, बुर्ज खलीफा से कूदने की कोई बात करे तो वो साहसी नहीं है, वो दुस्साहसी है। कहा साहस की अधिकता क्या है, विषय मर जाएगा भाई कूदेगा तो, दुर्गुण है ये। और कहा कि कायरता है, अगर आपके अंदर साहस की न्यूनता है तो आपके अंदर क्या है, कायरता है। अच्छा एक मेरा दोस्त था, उसको वॉशरूम जाना था, छिपकली थी, वो गया ही नहीं। बताओ इतना मोटा तगड़ा आदमी वो छिपकली से डर जा रहा है, ये क्या है, कायरता है। तो उसने कहा कि भाई अति भी दुर्गुण है, न्यूनता भी दुर्गुण है, इन दोनों के मध्य जो है वही क्या है, सद्गुण है। तो कहा दुस्साहस जो कि साहस की अति की अवस्था है, ये दुर्गुण है। कायरता जो साहस की न्यूनता है, ये भी दुर्गुण है।
और इन दोनों के मध्य जो है साहस, वो क्या है? सद्गुण है। अच्छा, प्रशासन में तो खास तौर पे सद्गुण का महत्व है। अच्छा, प्रशासक जो है दुस्साहसी हो जाएगा तो जनता को पिटवा पटवा देगा, हाँ, उनका दमन करेगा। और अगर उसके अंदर वो कायर हुआ तो भाई कोई भी आके उसको धमकी दे के अपना काम करवा के चला जाएगा, भले ही वो काम करना ना बनता हो, हाँ, संविधान विधि के खिलाफ हो, लेकिन वो कर देगा अगर वो कायर है। इसलिए प्रशासन में तो सद्गुण का बहुत महत्व है, और आम जीवन में भी क्या है, इसका बहुत महत्व है। ड्यूटी थ्योरी की बात करें, हम लोग ने सबसे पहले वर्च्यू थ्योरी देखा, अब हम लोग ड्यूटी थ्योरी की बात करने जा रहे हैं। ड्यूटी थ्योरी मतलब कर्तव्य सिद्धांत, डेंटोलॉजी। अच्छा, कर्तव्य सिद्धांत जो है वो व्यक्ति के इंटेंशन की बात नहीं करता कि व्यक्ति ने कोई काम किया तो उसके पीछे इंटेंशन क्या था। वो ये नहीं देखता कि व्यक्ति ईमानदार है, सच्चरित्र है, सद्गुण है कि नहीं, वो इसकी बात नहीं करता। वो परिणाम की भी बात नहीं करता कि भाई व्यक्ति ने कर्म किया कोई तो उससे क्या परिणाम मिल रहा है। वो बात करता है तो केवल और केवल कर्तव्य की बात करता है, ड्यूटी की बात करता है। वो कहता है जिसकी जो ड्यूटी है वही करे। अच्छा, कांट जो है ड्यूटी थ्योरी दिया है कांट ने। कांट बहुत ही, एक तरह से कहें कि बहुत ही अनुशासित जीवन जीने वाला व्यक्ति है, और उसके नाम पे तो सड़क भी है, वहाँ पे फिलासफर वॉक करके एक सड़क है। अच्छा, जब कांट निकलता था सड़क पे तो लोग अपना टाइम मिलाते थे, वो इतना ज़्यादा अनुशासित था। और कांट ने इतना क्यों महत्व दिया है ड्यूटी थ्योरी को, वो उसके एक किस्सा बताते हैं आपको। तो एक बार क्या हो रहा था कि बहुत ओलाबारी हो रही थी, बारिश हो रहा था तगड़ा सा। उसने, उसके सहायक कर्मचारी हैं लैंपी, लैंपी बोला, लैंपी छाता निकालो चलते हैं यूनिवर्सिटी। कहा अरे मालिक क्या ही चलेंगे यूनिवर्सिटी, आज तो इतना बारिश हो रहा है कोई स्टूडेंट आएगा नहीं पढ़ने। कहा नहीं यार, पैसा मिलता है हम लोग को, चलते हैं करके आते हैं। तो वो भाई क्या था, उसका अधीनस्थ था, कहा ठीक है सर चलिए। वो छाता लेके निकल देता है, और गए वहां पे। गए तो कोई था ही नहीं, 1 घंटे की क्लास होती थी उनकी, 1 घंटे बैठे रहे। फिर कहा लैंपी चलो चलते हैं घर। तो लैंपी कह रहा है कि मालिक हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप घर चलिए, कोई आया नहीं होगा, आप ही जबरदस्ती आए। तो कांट ने क्या बात बोली? कांट ने कहा इफ दे हैव नॉट डन देयर ड्यूटी इट इज नो एक्सक्यूज फॉर मी नॉट टू डू माई ड्यूटी। कह रहे हैं अगर विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहाना नहीं हो सकता कि मैं भी अपना धर्म ना निभाऊं। कहने का मतलब विद्यार्थी आए ना आए, मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको करूंगा। अच्छा, जो इतना कर्तव्य को महत्व देगा तो वो भाई निश्चित तौर पे जो उसके विचार होंगे वो क्या करेगा, उसमें ड्यूटी थ्योरी ही देगा वो। इसके कई सारे हैं, एक तो इसका ड्यूटी थ्योरी देखा है हमने, दूसरा इसका देखते हैं गुडविल का कॉन्सेप्ट, शुभ इच्छा का कॉन्सेप्ट। शुभ इच्छा का कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहता है गुड विल इज ऑलवेज गुड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। शुभ इच्छा बिना किसी योग्यता के स्थापित एकमात्र क्या है? शुभ है। अच्छा, शुभ है क्या ये? गुडविल है क्या? उसको उसने एग्जाम्पल से बताया है। कह रहा है डेमसेल नामक एक महिला है, बहुत सुंदर है, रूपवती है डेमसेल महिला। रात के समय वो गुजर रही है कहीं से, और उसके पीछे 2 लोग पड़ जाते हैं, और दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। फिर एक मंदिर के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है, वो देखता है कि डेमसोल को छेड़ रहे हैं, 2 लोग हैं छेड़। तो वो कहता है क्या करूं, बचाऊं कि ना बचाऊं। तो उसके अंदर आता है बचाओ बचाओ, उसके अंदर से आता है बचाओ। तो ये क्या है? गुडविल था उसका। तो वो फिर जाता है, उनसे लड़ता है। वो 2 लोग थे, इसको पीट पाट के मार देते हैं। भाई परिणाम निकला नहीं, महिला को बचा भी नहीं पाया, महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अपनी जान से भी हाथ धोया, साथ तो कुछ मिला ही नहीं, परिणाम तो कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे सिद्धांत का क्या मतलब? तो कांट कहता है रुको बेटा रुको। कहा अगले दिन ये हुआ कि वो व्यक्ति जो महिला को बचाने गया था, उसकी मूर्ति लग जाएगी वहां पे, उसके नाम पे किताबें लिखी जाएंगी, उसकी कहानियां पढ़ेंगे लोग। तो गुडविल जो है वो गुडविल है। तो कहता है कि वो परिणाम निरपेक्ष है, परिणाम कुछ भी हो, जो शुभ इच्छा है वो शुभ इच्छा है। और शुभ इच्छा क्या है? अनकंडीशनल है, कंडीशनल नहीं है, और वो डिजायर से संचालित नहीं होती। डिजायर संचालित नहीं। अच्छा, किसी का मकसद हो सकता है शक्ति का अर्जन करना, शक्ति प्राप्त कर सके कोई, ये उसका मकसद हो सकता है। तो ये कह रहा है ये कंडीशनल है भाई, शक्ति प्राप्त कर सकता है, दूसरों को पीटना है इसलिए शक्ति प्राप्त कर रहा है। और कोई दूसरा है जो शक्ति इसलिए प्राप्त कर रहा है कि समाज का भला कर सके, हाँ, कमजोर वर्गों की सहायता कर सके। इसको इसने कहा कि भाई जो डिजायर से होगा संचालित गुडविल, वो गुडविल नहीं है, और जो कंडीशनल है वो गुडविल नहीं है। इसको उसने हाइपोथेटिकल इंपरेटिव की संज्ञा दी। और जो उसका गुडविल का कॉन्सेप्ट है उसको उसने कहा कैटेगोरियल इंपरेटिव। तो ये इसका गुडविल का है।
अच्छा, इसने एक सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत दिया। सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत यही कहता है कि बिहेव इन सच ए मैनर दैट योर एक्ट विल बिकम यूनिवर्सल। आप ऐसा काम करो कि आपका जो आचरण है वो क्या हो जाए, सार्वभौमिक हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है वो नैतिकता का निर्धारक हो सकता है। व्यक्ति निर्धारित करेगा क्या चीज़ नैतिक है, क्या चीज़ अनैतिक है। लेकिन व्यक्ति जो है परिवर्तित नहीं होगा। हाँ, जो वो अपने लिए नैतिकता के मानदंड स्वीकार करता है वो दूसरों के लिए भी स्वीकार करेगा। अच्छा, अगर एक लाइन में समझना हो इसको तो एक मुझे शायरी याद आ रही है उर्दू की, कि भूल कर भी मत कर किसी के साथ बर्ताव ऐसा, कि भूल कर मत कर किसी के साथ बर्ताव ऐसा, जो तेरे साथ होता तुझको नागवार होता। तो आप ऐसा काम दूसरे के साथ मत करो जो आपको पसंद ना हो। इसका मतलब यही है, दूसरे को दूसरी की जगह अपने को रख के देखो। इसका मतलब क्या है? सपोज दैट आप अपने फोर व्हीलर से जा रहे हैं, कोई बाइक वाला आया और आप टकरा गए, और आप उतर के उसको लगे तमाच पे तमाच जड़ने, जम के पीटा उसको आपने। और फिर एक दिन की बात है कि आप जा रहे हो कहीं, और आपकी गाड़ी फोर व्हीलर खराब थी तो आप कहे आज चलो मैं चल रहा हूँ टू व्हीलर से चलता हूँ। आप टू व्हीलर से जा रहे थे, आपको नींद आई, आपने लड़ा दिया किसी गाड़ी में, और वो सामने वाला निकल के कह रहा है अरे ठीक है कोई बात नहीं, हो जाती है सबसे गलती, लड़ गए कोई बात नहीं। तो आपको उसको पकड़ के कहना चाहिए मुझे भी मारो भाई, ये नैतिकता का सार्वभौमिक मानदंड ये कहता है कि जो मैं दूसरे के साथ करूँ वो मेरे साथ हो। अच्छा, कोई बच्चा भी पाव रोटी चुरा ले तो उसको पीट देंगे पकड़ के। अब वही मिनिस्टर का लड़का विधि तोड़े, नियम तोड़े, किसी को पीट दे, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो ये नहीं हो सकता सार्वभौमिक का नैतिकता सिद्धांत। अच्छा, क्यों जो है कांट इतना कठिन उसकी नैतिकता है? वो कठिन नैतिकता इसलिए बना रहा है क्योंकि उस समय जर्मनी में बहुत ही भ्रष्टाचार था, लोगों का आचरण बहुत पतित था, इसलिए वो इतना कठोर मानदंड नैतिकता का स्वीकार करता है। गीता का संदर्भ देखते हैं। गीता में भी कर्म की बात की गई, निष्काम कर्म की बात की गई, बिना फल से संचालित हुए अपना कर्म करते रहो। तो तीन तरह के वहाँ पे धर्म की बात की गई है। स्वधर्म की बात की गई है, स्वार्थ धर्म की बात करी गई है, और सर्वधर्म। स्वधर्म जो है यही निष्काम कर्म है। अच्छा, माता पिता बच्चों के लालन पालन पोषण क्यों करते हैं? अच्छा दोस्तों, मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा एज हो गई और घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, घर वालों पे ही अभी भी डिपेंडेंट हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन घर वाले का ये उद्देश्य नहीं होता कि वो बच्चों पे खर्च इसलिए नहीं करते कि भविष्य में उनका साथ देंगे, जब वो बुढ़ापा आएगा तो उनकी मदद करेंगे, ये नहीं। वो उनका स्वधर्म है, पिता के रूप में उनका धर्म है, माता के रूप में उनका धर्म है, जिसका वो क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। अच्छा, एक प्रशासक जो है, केवल प्रशासक के रूप में जो इसकी जिम्मेदारी है, जो प्रशासक का स्वधर्म है, केवल उसका निर्वहन कर दे तो लोगों का क्या हो जाएगा, बहुत कल्याण हो जाएगा। स्वधर्म ही क्या है, निष्काम कर्म है। स्वार्थ धर्म क्या है, इसमें ईगो होता है, ये फल से संचालित होता है, सकाम कर्म। अच्छा, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, क्यों? क्योंकि दुर्योधन मित्र था, मित्रता के कारण वो उसका साथ देता है। कर्ण कहता है कि भाई मुझे बचपन में माँ ने त्याग दिया, मुझे गुरु ने त्याग दिया, दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, इसलिए कुछ भी हो जाए, दुर्योधन धर्म के लिए खड़ा हो, दुर्योधन अधर्म के लिए खड़ा हो, मैं दुर्योधन के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, कृष्ण जी ने क्या कहा? कृष्ण जी कहा ना भाई तुमको तो माता ने त्यागा, तुमको गुरु ने त्यागा, मैं तो जन्म से त्यागा गया हूँ, और मैं भी क्या अधर्मी हो जाऊं? तो जो ये यहाँ पे कर्ण है वो क्या है, स्वार्थ धर्म सकाम कर्म से चलता है। अच्छा, स्टूडेंट यूपीएससी का जो एग्जाम कर रहे हैं उनके लिए निष्काम कर्म तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों निष्काम कर्म ज़्यादा जरूरी है? क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, मैं कई बार अपने रिलेशन में जाता हूँ, तो रिलेशन वाले मुझे कहते हैं कि इस बार निकाल लोगे, इस बार, वो मुझे फल में बांधने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं क्या करता हूँ, मैं कर्म पे ध्यान देता हूँ, मैं पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, और मैं फल के बारे में नहीं सोचता कि भाई निकल जाएगा तो ऐसी ज़िंदगी होगी वैसी। क्यों नहीं करता भाई? अगर हमने फल के बारे में इतना नहीं सोचा, मैं फेल हो गया, क्या करूँगा, 7-8 दिन में मूव कर जाऊँगा। लेकिन अगर मैं बहुत फल के बारे में सोचाऊंगा कि ऐसी लाइफ कर लूंगा, वैसे इनका भला करूंगा, उनका भला, और फिर ना कर पाऊंगा मैं, तो फिर टूट जाऊंगा। इसलिए जब आप एनर्जी जो है पूरा एक्शन पे आपके रहेगी, यही अच्छा है। फल के बारे में सोचेंगे तो एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, फल की तरफ आप विमुख हो जाएंगे, उसके बारे में सोचने लगेंगे कि ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, हो जाएगा। इसलिए यूपीएससी के विद्यार्थियों को निष्काम कर्म करना चाहिए, सही कर्म करें, उचित प्रैक्टिस को अपनाएं, लेकिन परिणाम के बारे में इतना मत सोचे, परिणाम से इतना आसक्त होने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, सर्वधर्म क्या है? सभी के भलाई की बात है। मदर टेरेसा जी ने सर्वधर्म की, गांधी जी क्या है? सर्वधर्म। अच्छा, एक पुरुष प्रकृति संदर्भ आता है। पुरुष प्रकृति संदर्भ है क्या? पुरुष आत्मा है, प्रकृति क्या है? शरीर है। प्रकृति क्या है? भौतिक है। आत्मा क्या है? मर्म है। अच्छा, संविधान, विधि, नियम, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति। ये सब क्या है? भौतिक है, प्रकृति है। और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो क्या है? ये आत्मा है, मर्म है। कहने का मतलब विधि अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक कि उसमें लोकहित ना शामिल हो। और विधि और संविधान में अगर लोकहित शामिल कर लिया जाता है तो वही क्या करता है? विधि को जीवंत बना देता है। गांधी गांधी जी ने कर्तव्य को बहुत महत्व दिया। अच्छा, गांधी जी का एक इंसिडेंस है कि एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेके आती है, कहती है गांधी बाबा आप बोल दीजिए कि मेरा बेटा गुड़ ना खाए। तो कहते हैं ठीक है, आप 7 दिन बाद आइएगा फिर बोलूंगा। फिर 7 दिन बाद उसको लेके जाती हैं तो गांधी जी बोलते हैं अच्छा नेक्स्ट अगले 7वें दिन आना। फिर जाती हैं तो फिर वो बोलते हैं, और फिर आती है तो कहते हैं कि बेटा गुड़ मत खाना। तो वो औरत कहती है कि पापा जब आपको इतना ही बोलना था गुड़ मत खाना तो मुझे 4-5 बार क्यों परेशान किए? उन्होंने कहा भाई गुड़ तो मैं खुद भी खाता था, मैंने कहा पहले खुद तो त्याग के देख लूं, मैं त्याग सकता हूं तब तो मुझे अधिकार है दूसरा बोलने का। इसीलिए कृत बोलो मत। अच्छा, कर्म करना है और जब आप सफल हो जाओगे ना, उनके लिए वही जवाब होगा, आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अपने कर्तव्य से मत विमुख होइए। आप फल के बारे में ना सोचिए। आप ये मत सोचिए कि समाज क्या सोच रहा है, रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं। नहीं निकला, आपने परिश्रम किया, नहीं निकला, आप पूरा एफर्ट करो अपना, कोई नहीं। और एक परीक्षा से जिंदगी थोड़ी तय होती है, परीक्षा से बड़ी होती है जिंदगी। परीक्षा निकाल भी लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जैसा हम लोग सोचते हैं जीवन हो जाएगा, ऐसा जीवन होगा नहीं, बहुत कठिनाइयां आएंगी। इसलिए हमें क्या करना है? कर्तव्य पर फोकस। गांधी जी ने कहा था भाई कृत्य जो है वो शब्दों से मजबूत अभिव्यक्ति है। बादल तो गरजते हैं बहुत लेकिन बरसते नहीं हैं। तो आप गरजने वाले मत बनिए, आप बरसने वाले बनिए। उन्होंने कहा भाई कि कृत्य जो है शब्दों से मजबूत अभिव्यक्त है। अच्छा, संविधान में इक्वलिटी की बात है, जस्टिस की बात है, फ्रीडम की बात है, लिबर्टी की बात है, लेकिन ये संविधान में लिखे शब्द क्या है? कमजोर अभिव्यक्त हैं। और ये कब सशक्त अभिव्यक्त होंगे? जब इनको प्रशासन क्या करे? व्यवहार में उतारे, चरितार्थ करे। कृत्य यहाँ पे शामिल है। तो प्रशासन में तो खास तौर पे गांधी के इस विचार एक्शन स्पीक्स बोल्डर देन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं, नैतिक सापेक्षवाद। अच्छा, आप बताइए कि विवाह से पहले सेक्स अच्छा है कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे, पढ़ा रहा है कि बदतमीजी कर रहा है, ऐसा कहने लगेंगे। तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ? क्योंकि आप अपने कल्चर स्पेसिफिक हो। आप अपने कल्चर के हिसाब से देख रहे हो भाई हमारी सोसाइटी तो ये स्वीकार ही नहीं करेगी कि विवाह से पहले सेक्स वगैरह। कंबोडिया में एक ट्राइब है, करुगन ट्राइब। वहाँ पे क्या किया जाता है कि महिलाएं शादी से पहले कई सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं और फिर वो चुनाव करती है कि उन्हें किस पुरुष के साथ रहना है। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी में एक ट्रिबाइंडर ट्राइब पाई जाती है, ट्रिबाइंडर जनजाति पाई जाती है। वो वहाँ पे बच्चे जब 8-10 साल के होते हैं तभी उन्हें यौन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगता है। अच्छा, एल्कोहल, बाप के साथ एल्कोहल पी सकते हो बैठ कर, बाप ठांस देगा। लेकिन पश्चिम में दोस्तों ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, शरीर को हीट रखने के लिए क्या है? एल्कोहल पीते हैं। तो आप कोई चीज़ ऐसे नहीं कह सकते कि यही सही है। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? कल्चर स्पेसिफिक होती हैं, समय स्पेसिफिक होती हैं। तो यही ये कहता है कि नैतिकता का कोई सार्वभौमिक मानदंड नहीं है। नैतिकता आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है नैतिकता ये यूनिवर्सल है, वो नैतिकता यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं होता। नैतिकता जो है वो क्या होती है? संस्कृति के सापेक्ष होती है और संस्कृतियों के अनुसार क्या है? नैतिकता के मानदंड बदलते रहते हैं। अच्छा, ये हम सबसे पहले देखा सद्गुण सिद्धांत, फिर कर्तव्य सिद्धांत को देखा। अब हम लोग यूटिलिटेरियन मॉडल को देखने जा रहे हैं, उपयोगितावादी सिद्धांत। अच्छा, अरस्तु जो है वो भी आपका परिणामवादी सिद्धांत को मानता है। उसने निकोमेकन एथिक्स जो है उसमें यूडोमोनिया की बात की, परम सुख की बात की। तो वो रिजल्ट की बात कर रहा है, एंड की बात कर रहा है, आउटकम की बात कर रहा है। इसलिए वो क्या है? भले ही परिणामवादी भी है, हालांकि वो वर्चू थ्योरी में भी उसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़े हैं। उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद ये आउटकम, एंड, इन सब पे महत्व देगा, रिजल्टेंट पे महत्व देगा। परिणामवादी सिद्धांत है। इसके लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं है, सद्गुण महत्वपूर्ण नहीं है, इंटेंशन महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? इसके लिए महत्वपूर्ण है कि कोई चीज उपयोगी है कि नहीं। वो कहता है कि मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर, सर्वाधिक संख्या का क्या है? सर्वाधिक भलाई क्या है?
अच्छा वो कहते हैं कि राज्य क्यों है, कहता है कि भाई राज्य उपयोगी है इसलिए है। राज्य से क्या होता है, व्यक्ति के सुखों में अभिवृद्धि होती है, इसलिए राज्य है। इस आधार पे ये क्या करते हैं, और इनके लिए कहते हैं कि भाई इंड जस्टिफाई द मीन, जो साध्य होगा, जो लक्ष्य है, वो क्या करेगा, साधन का उचित निर्धारण करेगा। अच्छा कई बार क्या किया जाता है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आम लोगों को परेशान करना पड़ता है, हाँ, लेकिन चूंकि उनका उद्देश्य क्या होता है, परिणाम क्या होता है, शांति स्थापित करना, सुख स्थापित करना, इसलिए भले बावजूद लोगों को कष्ट हो रहा है, गलत साधन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन चूंकि उससे निष्कर्ष जो है वो शुभ मिल रहा है, इसलिए वो क्या है, परिणामवादी सिद्धांत है। तो ये मानता है। लेकिन अब जब सर्वाधिक संख्या के सर्वाधिक भले की बात करते हैं तो कुछ लोग तो छूट जाते हैं, अल्पसंख्यक छूट जा रहे हैं, उनका क्या होगा। तो आप फिर ये इसका ड्रॉबैक हो जाएगा, मैक्सिमम गुड की बात ना करिए, सभी की भलाई की बात करिए आप। और मार्केटाइजेशन जो है, बाजारीकरण, उपयोगितावादियों ने बाजारीकरण का आधार रखा है, कहा कि भाई बाजार उपयोगी है इसलिए है। अच्छा बाजार उपयोगी तो है, कई मायनों में उपयोगी है, लेकिन क्या बाजार वास्तव में नैतिक है। बाजार ने क्या किया दोस्तों, आत्मनिर्भर बना दिया लोगों को। अच्छा समाज का कोई भी गुण होता है, समाज के संचालन के लिए आवश्यक है कि समाज में अंतर्निर्भरता बने। अच्छा मेरा तुम्हारे साथ काम रहेगा तो मैं तुमसे झगड़ा लड़ाई तो करूंगा नहीं। आज समाज में हिंसा होती है, निजातीय संघर्ष होते हैं, धार्मिक संघर्ष होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई विधि बना के सब सही कर लेंगे, तो विधि बना के नहीं सब सही कर पाओगे। इसका एक रीजन ये भी है कि समाज में क्या हो रही है, इंटरडिपेंडेंसी जो है, अंतर्निर्भरता जो है वो टूट रही है, छीण हो रही है। क्या बाजार वास्तव में नैतिक है। भाई डब्ल्यूटीओ ने एक समान दरवाजे तो बना दिए हैं, पश्चिमी देशों के पास बिल्ली है जो आराम से इसमें चली जा रही है, लेकिन जो एशियाई अफ्रीकी देश हैं उनके पास हाथी है, उनके पास भैंस है, जो इस दरवाजे में जा नहीं पा रही है। दोस्तों कहने का मतलब जो पश्चिम की वस्तुएं हैं उसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, बहुत उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं, वो आराम से एशियाई अफ्रीकी बाजारों में प्रवेश कर जा रही हैं। लेकिन एशिया अफ्रीका के देश फुक्कड़ देश हैं, उनका सामान बिक ही नहीं रहा है। भाई बाजारीकरण कहाँ सभी के लिए उपयोगी है। ये तो क्या है, एशियाई अफ्रीकी समाजों का क्या होगा। तो यूटिलिटेरियन। अच्छा मील और बेंथम, इसमें दो लोग आते हैं। मील और बेंथम दो लोग आते हैं यूटिलिटेरियन में। मील बेंथम ने क्या कहा, मील और बेंथम ने बात की भाई सर्वाधिक सुख की बात की, कितना ज्यादा सुख मिल पा रहा है, क्वांटिटेटिव सुख की बात की। लेकिन मील ने जो सुख की बात की वो क्वांटिटेटिव नहीं है, वो क्वालिटेटिव है। अच्छा असंतुष्ट सुकरात जो है संतुष्ट सुअर से अच्छा है, समझ रहे हो। बेंथम का जो सुख है वो सापेक्षिक है। भाई आपने गाड़ी खरीदी, कोई खुश थे, पड़ोस वाले ने आपसे अच्छी गाड़ी ला ली, आप दुखी हो गए। लेकिन जो मील का सुख है भाई वो सापेक्षिक नहीं है, वो निरपेक्ष है। और मील का सुख जो है अस्थाई है, श्रेष्ठ है, और यहाँ पे अस्थाई है, क्षणिक है। तो ये अंतर है मील और बेंथम के बीच, दोनों हैं उपयोगितावादी है। लेकिन बाद में मील ने क्या किया, मील ने कहा सुख की गहराई की बात करो, सर्वाधिक सुख क्वांटिटेटिव सुख की बात मत करो, क्वालिटेटिव हैप्पीनेस की बात करो। प्राइमा फेसिया ड्यूटी, प्रथम दृष्टया कर्तव्य सिद्धांत क्या है, WD रॉस ने दिया है इसको। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे कर्तव्य का सार्वभौमिक मानदंड स्थापित नहीं कर सकते कि भाई ये कर्तव्य करना सही है कि नहीं। अच्छा आपसे कहा जाए मित्रता निभाना सही है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल यार मित्रता निभाने में क्या दिक्कत है, सही है, मस्त है, एकदम मस्त है। लेकिन दोस्तों ऐसा WD रॉस नहीं मानता। WD रॉस कहता है कि भाई कई बार क्या होता है, कर्तव्यों में द्वंद्व होता है, तो हमें उस परिस्थिति में चयन करना होगा कि कौन सा कर्तव्य श्रेष्ठ है। अच्छा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या है, XY दो पर्सन है, XY दो पर्सन है, किसी जेड कंट्री में जाके दोनों ने शिक्षा प्राप्त की। अच्छा Y जो है वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, तो X ने उसकी फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया है, फिर दोनों अपने अपने देश चले गए। एक बार क्या हुआ, X जो है Y की कंट्री में आता है, जो उसका दोस्त था Y की कंट्री में आता है, और Y जानता है कि भाई X ने तो मेरी बहुत मदद की है, फाइनेंशियल मदद की है, तो वो कहता है कितनी ज्यादा मित्र को अपने सेवा कर पाऊँ उसके लिए खुशी की बात होगी। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि भाई जो X आ रहा है ये वो अपने देश का खुफिया है, खुफिया जानकारी एकत्रित करने हमारे देश में आया है। तो अब उसके लिए द्वंद्व हो गया, वो कर्तव्य चुने, अपना मित्रता का कर्तव्य चुने, या उसे क्या करे राष्ट्र की एजेंसियों को सौंप दे कि ये खुफिया है। तो यही है भाई, कर्तव्य में द्वंद्व होगा तो आपको चयन करना पड़ेगा कि कौन सा कर्तव्य क्या है उचित है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई यही कर्तव्य उचित है। अच्छा किसी का सामान लियो तो उसको देना कह सकते हैं भाई अच्छा आचरण है, लेकिन कहता है कि नहीं, WD रॉस कहता है ये नहीं,
सपोज दैट आपने किसी मित्र की गन लाई थी, शिकार करने के लिए आप गए और 2-4 दिन रखे रहे अपने पास, फिर एक दिन देने गए तो देखा आपका दोस्त जो है पड़ोसी से लड़ाई कर रहा है, उसके ऊपर एकदम खून सवार है। आप बंदूक देने गए हो, उसका सामान है उसको देने गए हो, लेकिन अगर आपने उसको दे दिया तो हो सकता है वो गोली चला ले, जान ले ले दूसरों की। हाँ, तो ऐसे में आपको सर्वश्रेष्ठ चुनाव करना होगा कर्तव्य का। आप दे रहे हो तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो परिस्थिति